दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में लॉजिस्टिशियन विशाल ब्लॉग्स। ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है, तो मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरे चैनल का। लॉजिस्टिशियन विशाल ब्लॉग्स में आपको हमारा ट्रेड जो लॉजिस्टिक्स है, इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, ओवरसीज़ जितने भी हमारे ओवरसीज़ एक्टिविटीज़ होते हैं, शिपर कंसाइनी से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हाउ वी हैंडल द ओवरसाइज कार्गो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स पे, आईसीडीज़ पे, रेल ऑपरेशन पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो वीडियो होगा ये 100% डेडिकेटेड टू लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन होगा। जितने भी व्लॉग्स आएंगे एजुकेशनल भी होगा, एंटरटेनमेंट इसलिए होगा कि इसमें आपको कन्वीनियंसेस मिल जाएंगे वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स के बारे में। और जो भी हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक अगर हम अभी दिल्ली में बैठे हैं, अगर हमें मुंबई जाना है नवा शिवा पोर्ट पे, तो वो ट्रैवल ब्लॉग्स भी आपको मेरे चैनल में मिलेंगे। हमारा जो मोटो है वो ये है कि आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करें और कैसे आप लोग नॉलेज गेन करके अर्न भी करें और आपको एंटरटेनमेंट भी हो। जितने भी आपको इसमें हमारे चैनल में वीडियो मिलेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारा मोटो यही है कि हम आपको फ़न भी कराएं और एक्टिविटीज़ भी दिखाएं हमारी, और हमारे ट्रेड से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दें, जिसमें आपको इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग, लॉजिस्टिक्स और जो भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो क्या क्या पॉलिसीज़ हैं ट्रेड में, कस्टम क्लियरेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट होती है, नए नए नोटिफिकेशन आते हैं कि आपको ड्यूटी बेनिफिट कहाँ मिलेगा, आपको ड्यूटी में ड्यूटी कैसे सेव करनी है, वो सारा हम अपने ब्लॉग में आपको बताएंगे। सो दिस इज़ अ स्मॉल लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ माय चैनल। लॉजिस्टिशियन क्या होता है ना, लॉजिस्टिक्स इज़ ए पार्ट विच कवर्स द एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, डोमेस्टिक हैंडलिंग ऑफ द कार्गो, गुड्स। लॉजिस्टिशियन जो बंदा होता है वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। वो अगर वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के साथ है, या फिर वो आपका कार्गो फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टिल डेस्टिनेशन, जितनी भी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं और जितने भी हैंडलिंग बैरियर्स आते हैं, उसमें लॉजिस्टिशियन हर जगह इन्वॉल्व होता है। सो बीइंग ए लॉजिस्टिशियन, मैंने अपने चैनल का नाम रखा है लॉजिस्टिशियन विशाल व्लॉग्स। तो ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। इट्स क्वाइट एजुकेशनल। थैंक यू। सो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, और आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये है कि जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हम लोग जाते हैं मिलने, दे आर द बिग कॉरपोरेट्स, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स भी हैं वो लोग, कई लोग। दे डोंट नो द बेनिफिट अबाउट द ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, कि AEOs क्या हो, AEO कस्टमर क्या होते हैं, हाउ टू गेट द बेनिफिट ऑफ AEO। नंबर ऑफ शिपमेंट्स वो लोग करते हैं फ्रॉम n नंबर ऑफ कंट्रीज़ टू इंडिया फॉर इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट भी वो लोग बाहर बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेनिफिट नहीं पता है कि बीइंग एन AEO वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हुए क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और अपने को बहुत ज़्यादा कमर्शियली बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। आज मेरा टॉपिक यही है, इंट्रोडक्शन टू ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। एंड मैं डायरेक्टर हूँ एरोशिप लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। ये जो टॉपिक हमने लिया है ये इसलिए लिया है कि हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मीटिंग्स करते हैं। हमारी जो सेल्स टीम है वो मीटिंग रखती है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं हम उनसे मिलते हैं, जो मंथली 1000 शिपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, 2000 शिपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं बाय एयर, बाय सी, LCL, FCL प्रोजेक्ट कार्गोज दे आर इम्पोर्टिंग, बट दे डोंट नो द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन AEO। तो ये मैं आपको अपने इस वीडियो में आज पूरा बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग अपने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को बेनिफिट पहुंचा सकें। और ये वीडियो हम उन तक पहुंचाएंगे जो आज तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं पर उन्हें इन बेनिफिट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी लूज़ कर रहे हैं। सो AEO जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ विज़न ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्योर एंड फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड को ये इंट्रोड्यूस किया है AEO प्रोग्राम। बेसिक 3 पिलर्स जो AEO के हैं, द पिलर नंबर 1 इज डील्स विद कस्टम्स टू कस्टम्स पार्टनरशिप, एंड द पिलर नंबर 2 इज कवर्स कस्टम्स टू बिजनेस पार्टनरशिप,
Pillar number 3 covers customs to other government stakeholders. Now the basic question आता है कि कौन AEO ऑपरेटर्स हो सकते हैं, who can be the AEOs. तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ. टाइप ऑफ द सर्टिफिएबल एंटिटीज़ क्या होती हैं AEO में. जो इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर होते हैं दे कैन गेट द AEO टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 लाइसेंस. सेकंड जो लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर होते हैं दे कैन गेट द AEO LO. AEO LO में कौन कौन होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. फ्रेट फॉरवर्डर्स, टर्मिनल ऑपरेटर्स, वेयर हाउस ऑपरेटर्स एंड कस्टोडियंस एंड CHAs. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ बिजनेस एंटिटी क्या होता है. द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट द AEO इज टू एस्टेब्लिश इन इंडिया. द compliances should be proven with customs and other laws. Systematic record maintenance, the proven financial solvency, and the maintain approved security and safety standards. Then only you can get your AEO certificate. Who can apply for AEO? Now AEO कौन अप्लाई कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. इसमें आप देखिए, एनी मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, द लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, वेयर हाउस ओनर्स, कस्टम ब्रोकर्स एंड द कस्टोडियंस, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं अपने AEO लाइसेंसेस के लिए. हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द AEO लाइसेंस, ये भी आपको बता देता हूँ मैं. बैंक इंश्योरेंस कंपनीज एंड द कंसल्टेंट्स, ये लोग एलिजिबल नहीं होते फॉर द AEO लाइसेंस बिकॉज द मेजर क्राइटेरिया जो होता है कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की एक्टिविटी में. अब हम बात कर लेते हैं AEO टायर्स की. AEO टायर 1, टायर 2 और टायर 3 फॉर एक्सपोर्टर इम्पोर्टर होता है एंड AEO LO इज़ फॉर कस्टम ब्रोकर, फ्रेट फॉरवर्डर्स, रेल ऑपरेटर्स एंड वेयर हाउस ओनर्स होता है. इसमें आपको मैं कई सारे एनेक्सर्स बता दूंगा एज़ पर द सर्कुलर ऑफ कस्टम्स कि AEO T1 में आपको कौन सा एनेक्सर फाइल करना है, AEO T2 में कौन सा एनेक्सर फाइल होंगे, AEO T3 में कौन सा एनेक्सर फाइल होंगे एंड AEO LO में कौन सा एनेक्सर फाइल होंगे. जो एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन आप देते हैं www.aeo.gov.in पे. और जो भी एप्लीकेशंस एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, बीइंग एन AEO, LO, मैन्युफैक्चरर, जो भी अपनी एप्लीकेशंस हो वो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं. और ऑनलाइन उनकी जो भी एप्लीकेशन होगी वो रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शनल कस्टम्स चीफ कमिश्नर के ऑफिस में होती है विद ए कॉपी टू द AEO प्रोग्राम मैनेजर. AEO का जो दिल्ली में ऑफिस है, डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स, वो है 10th फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, कैनॉट प्लेस में. नाउ व्हाट आर द नॉर्म्स फॉर AEO T1 सर्टिफिकेट. AEO T1 सर्टिफिकेट कौन कौन ले सकता है. इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है डॉक्यूमेंट्स का जो उन्हें प्रोवाइड कराना होता है. AEO T1 के जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं, जनरल कंप्लायंस होता है उनका, द लीगल कंप्लायंसेस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस कंप्लायंसेस और एक मेजर पॉइंट होता है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी. AEO T2 सर्टिफिकेट के नॉर्म्स क्या होते हैं. AEO T2 के सर्टिफिकेट के जो नॉर्म्स होते हैं, इन एडिशन टू द AEO T1, इनको एडिशनल 7 एस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना पड़ता है. दैट इज़ प्रोसीजरल सिक्योरिटी, प्रेमाइसेस सिक्योरिटी, कार्गो सिक्योरिटी, कन्वेंस सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, बिजनेस पार्टनर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड थ्रेट अवेयरनेस. AEO T3 सर्टिफिकेट के जो नॉर्म्स होते हैं, if any AEO T2 who has been continuously enjoyed the status of being AEO T2 for at least 2 years preceding the date of application of AEO T3, ये इनके लिए एक मेजर कंडीशन होती है कि वो AEO T2 का जो अपना सर्टिफिकेट है प्रीवियस 2 ईयर से इंजॉय कर रहे हों. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ AEO T1. AEO T1 में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं. द AEO T1 में आपको हाई फैसिलिटेशन मिलता है.
आपको डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री मिलता है। बैंक गारंटीज़ में आपको 50% का वेवर मिलता है। कोई भी आपके इन्वेस्टिगेशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आपको एक्सपेडाइट टाइम रिजोल्यूशन मिलता है कस्टम से। 24/7 आपको रिक्वेस्ट पे आपकी कस्टम क्लियरेंस होती है एनी सी पोर्ट और एयरपोर्ट। आईडी कार्ड्स और स्पेस आपको स्पेशल मिलते हैं, आईडी कार्ड्स स्पेशल मिलेंगे आपको अगर आप AEO T1 हो, और एक स्पेस इन वेयर हाउस आपको डेजिग्नेटेड किया जाएगा। नाउ यू कैन गेट द ईमेल ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ योर शिपमेंट फ्रॉम द कस्टम्स ऑल्सो। नाउ द बेनिफिट्स एसोसिएट विद द AEO Tier 2, all facilities given for AEO Tier 1 plus the higher facilitation for your bill of entry for your shipments. The second is deferred duty benefit आपको मिलेगा यहाँ पे। deferred duty benefit में आपको क्या है, being an AEO T2 अगर आपकी कोई भी नंबर ऑफ बिल ऑफ एंट्रीज फाइल हो रही हैं फ्रॉम द डेट 1 अप्रैल टिल 15 अप्रैल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो जितनी भी आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होंगी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपको इंपोर्ट ड्यूटी के लिए आपको डिफर्ड ड्यूटी बेनिफिट मिलेगा। उसमें आपको ड्यूटी पे करनी होगी 16 एवरी मंथ, और जितनी भी बिल ऑफ एंट्री आपकी फाइल होंगी 16 टू लास्ट डे ऑफ द मंथ, वो आपको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में आपको वो ड्यूटी पे करनी होगी। यहाँ पे एक कंडीशन है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग जब होता है 31 मार्च, तो आपको जो ड्यूटी है वो 31 मार्च को पे करनी होती है। इसमें आपको जो बेनिफिट और मिलते हैं वो है आपको म्यूचुअल रिकॉग्निशन बेनिफिट इन अदर कंट्रीज़, जैसे इंडिया ने अभी बहुत सारे MRA साइन किए हैं और करने वाली हैं, उन कंट्रीज से आपको MRA बेनिफिट मिलते हैं। आपका जो भी सील वेरिफिकेशन होता है, कंटेनर सील वेरिफिकेशन, वो वेव कर दिया जाता है। आपकी जो प्रायोरिटी दी जाती है आपकी स्कैनिंग और असेसमेंट के प्रोसेस में। इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग द बैंक गारंटी फॉर AEO Tier 2, आपको जो T1 के केस में 50% ही बैंक गारंटी देनी पड़ रही थी, यहाँ पे आपको T2 के केस में सिर्फ 25% की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। आप ऑन साइट इंस्पेक्शन कर सकते हो, स्टिकर्स लगा सकते हो। आपका जो भी रिफंड है और रिबेट है विद इन 45 डेज आपको मिलेगा। फास्टर ड्रॉबैक फैसिलिटी है यहाँ पे। आपको एक डेजिग्नेटेड CRM मिलेगा, क्लाइंट रिलेशन मैनेजर, जो आपको T1 में नहीं मिलता है, वो आपको T2 में मिलता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ AEO Tier 3, ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ Tier 2 आपको मिलेंगी, प्लस एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको क्या देगा AEO Tier 3, हाईएस्ट फैसिलिटेशन। स्कैनिंग आपके शिपमेंट की और कंटेनर्स की तभी होगी व्हेन देयर इज़ एन अलर्ट ऑन इंटेलिजेंस। रिलायंस ऑन सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज़, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे वो आपके माने जाएंगे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज़। इन केस ऑफ AEO Tier 3 आपको कोई भी बैंक गारंटी नहीं देनी है। बैंक गारंटी आपको कहाँ देनी होती है, जैसे मैं बताता हूँ। अगर आप कोई प्लांट इंपोर्ट कर रहे हो और आप DGFT के पास गए हो EPCG का लाइसेंस लेने, आपको EPCG का लाइसेंस मिल जाता है। जो भी आप ड्यूटी का अमाउंट, सपोज अगर आप 5 करोड़ का ड्यूटी अमाउंट सेव कर रहे हो, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको DGFT में बैंक गारंटी देना पड़ता है। अगर आप 5 करोड़ का इंपोर्ट ड्यूटी बचा रहे हो, अगर 10% भी आपका बैंक गारंटी है, और आप अगर AEO T3 हो तो आपको कोई बैंक गारंटी नहीं देनी। AEO T1 में आपको 50% देनी है। सपोज़ अगर आपको बैंक गारंटी 1 करोड़ की देनी है तो आप AEO T1 में 50 लाख की दोगे। अगर आप AEO T2 हो तो आपको 1 करोड़ की बैंक गारंटी की जगह 25 लाख की बैंक गारंटी देनी है, और AEO T3 में आपको कोई बैंक गारंटी नहीं देनी है। जो भी आपके रिफ़ंड और रिबेट्स होंगे, अगर आप AEO T3 हो तो आपको रिफ़ंड और रिबेट्स आपको विद इन 30 डेज मिलेंगे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सिंगल टायर AEO LO क्या होता है। ये जो सर्टिफिकेट होता है ये लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स को, कस्टोडियंस को, टर्मिनल ऑपरेटर्स को, कस्टम ब्रोकर एंड वेयर हाउस ऑपरेटर्स को मिलता है। नॉर्म्स जो इसके होते हैं वो सेम होते हैं, जस्ट लाइक AEO T2 नॉर्म्स। AEO LO जो वैलिड होता है वो 5 ईयर के लिए होता है। मेजर बेनिफिट इसमें क्या मिलता है लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स को, तो मेजर जो बेनिफिट होता है इसमें भी आपको वेवर ऑफ BG मिलता है फॉर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ऑफ रनिंग बॉन्ड, एग्जेम्पशन फ्रॉम केस टू केस परमिशन फॉर ट्रांजिट, कस्टोडियम
और टर्मिनल ऑपरेटर अगर आप हो तो इसमें भी आपको वेवर ऑफ बैंक गारंटी मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा ऑफ अप्रूवल ऑफ कस्टोडियन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कस्टम ब्रोकर के केस में भी आपको वेवर ऑफ बैंक गारंटी मिलेगा, वेवर फ्रॉम फी ऑफ रिन्यूअल मिलेगी आपको, वैलिडिटी एक्सटेंशन टिल वैलिडिटी ऑफ एईओ स्टेटस मिलता है। वेयर हाउस ऑपरेटर्स के केस में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? फास्टर अप्रूवल फॉर न्यू वेयर हाउसेस, वेवर फ्रॉम एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ वेयर हाउसिंग, सिक्योरिटी फॉर सेंसिटिव गुड्स। ये सारे बेनिफिट आपको बीइंग एन एईओ एलओ मिलते हैं। अब मैं आपको अगर इन अ नटशेल बताऊं तो जो लीस्ट जो बेनिफिट मिलते हैं वो एईओ टायर 1 में मिलते हैं, कस्टमर्स को, इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को। टायर 2 में बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं और टायर 3 में ये बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे आपको जितने बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एईओ एप्लीकेशन जब फाइल होती है तो इसमें नंबर ऑफ एनेक्सर्स होते हैं, एनेक्सर A, B, C, D, E, E1, E2, E3, E4, E5, एनेक्सर 7। वो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से एनेक्सर फाइल करने हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर एईओ। इन केस ऑफ MSMEs यहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अगर आपको एईओ T1, T2, T3 चाहिए और आप एक MSME हो तो उसमें आपका जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जहाँ पे T1, T2, T3 के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की शिपमेंट का 25 होता है वो यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाता है कस्टम्स ट्रांजेक्शन टू ओनली 10 नंबर ऑफ फाइल्स और 10 नंबर ऑफ जॉब्स। MSMEs के लिए जो क्वालिफाइंग टाइम फ्रेम होता है फॉर एस्टेब्लिशिंग कंप्लायंस जो रिड्यूस कर दी जाती है 2 ईयर्स के लिए। अब हम MSMEs की बात कर लेते हैं। जो MSME कस्टमर होते हैं अगर वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं टू गेट द एईओ T1 एंड T2 तो प्रेजेंटली जो एप्लीकेशन फाइल करने का जो उनको टाइम होता है वो 1 मंथ का होता है, उनके लिए रिड्यूस कर दिया जाता है 15 दिन के लिए, और जिनका 6 महीने होता है उनको रिड्यूस कर दिया जाता है 3 मंथ्स के लिए। सेकंड, तो नंबर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जॉब्स इसमें देखी जाती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कस्टम ट्रांजेक्शन देखी जाती है। वो नॉर्मली एईओ T1 में जब आप एईओ T1 के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 25 आपके पास ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप MSME होते हैं तो आपको जो रिड्यूस कस्टम्स ट्रांजेक्शन है दैट इज़ अप टू 10 ओनली। यहाँ पे आपको लीगल कंप्लायंसेस का बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर आप एईओ लेने जा रहे हैं, एईओ अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अंडर सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 आपको कोई भी सो कॉज नोटिस नहीं मिला हो फ्रॉम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये एक बहुत ही मेन कंडीशन होती है। अगर आपको कोई भी शो कॉज नोटिस मिला है अंडर सेक्शन 28(4) इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स तो आपकी एलिजिबिलिटी और आपके रिन्यूअल को इशू हो सकते हैं। सेकंड, यू शुड नॉट हैव एनी प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट यू एंड योर कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं रिव्यू ऑफ एईओ स्टेटस की। जो एईओ प्रोग्राम होता है, अगर हम इसका स्टेटस का रिव्यू देखें पीरियोडिकली, जो इसका रिव्यू होता है स्टेटस का, तो एईओ T1 के लिए ये 3 इयर्स के लिए होता है, एईओ T2 के लिए ये होता है 3 इयर्स का, एईओ T3 के लिए होता है 5 इयर्स का और एईओ एलओ के लिए होता है ये 5 इयर्स का। ये इनके रिव्यू पीरियड होते हैं जो टाइम टू टाइम आपका रिव्यू होता है। रिन्यूअल ऑफ एईओ सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें तो रिन्यूअल के लिए द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल बिफोर लैप्स ऑफ वैलिडिटी। अगर हम रिन्यूअल ऑफ एईओ सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो एईओ T1 को रिन्यूअल के लिए 30 डेज बिफोर अप्लाई करना होता है अपने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए। अगर हम एईओ T2 की बात करें तो उनको 60 डेज प्रायर अपना रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। एईओ T3 के लिए आपको 90 डेज प्रायर अप्लाई करना होगा अगर आपको रिन्यूअल कराना है अपना लाइसेंस, एंड सेम इज़ फॉर द एईओ लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर। दिस इज़ ऑल्सो सेम फॉर 90 डेज रिन्यूअल पीरियड्स। ये एक सर्टिफिकेट आपको एईओ का मैं दिखाऊंगा अपने वीडियो में भी
AEO जो हमें मिला है एरोशिप लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को, AEO सर्टिफिकेट कैसा होता है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। कुछ जो MRAs साइन हुए हैं इंडिया के, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स साइंड ऑलरेडी हो चुके हैं विद सम कंट्रीज लाइक USA, UAE, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया एंड रशिया। दीज आर द MRAs विच हैव ऑलरेडी बीन साइंड। और इससे अगर हम AEO इंडिया में हैं और हमारा जो सप्लायर या हमारा जो एक्सपोर्टर इन कंट्रीज़ में है तो हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। देर आर सम MRAs टू बी साइंड वेरी सून विद दीज कंट्रीज़। इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो जिनसे हमारे MRAs साइन होने वाले हैं? दैट इज़ सिंगापुर, दैट इज़ बहरेन, युगांडा, दैट इज़ साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, पेरू, and that is United Kingdom and Belarus also. These are the countries wherever MRAs has to be signed very soon. और जब इनके भी MRAs साइन हो जाएंगे तो जितने भी हमारे AEO टायर 1, टायर 2, टायर 3 कस्टमर्स हैं, AEO लाइसेंस जिनके पास AEO सर्टिफिकेट है, वो लोग और भी बेनिफिट ले सकते हैं इन कंट्रीज से म्यूचुअल अपने बिजनेस को बढ़ा के। अभी रिसेंट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन AEO एंड CII जो 8 अप्रैल को हुई थी ताज होटल दिल्ली में। वहाँ मैं आपको कुछ कस्टम्स और इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के जो वीडियो हैं, जो उनके क्वेश्चनेयर हुए थे, क्विज कंपटीशन हुए थे, उसके कुछ वीडियोस मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा, जिससे आपको और भी इसके बेनिफिट के बारे में और जो उनके क्वेश्चंस हैं, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर ऑलरेडी AEO ले चुके हैं, वो सारा डिस्कशन उनमें हुआ है। तो वो भी आप पूरे वीडियो में ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट पहुँचाएंगे। सेकंड, मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको 1% भी इस चैनल से आपको एजुकेशनल और आगे और ग्रो करने का चांस मिल रहा है मेरे वीडियोस से, तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें आगे, और मुझे भी सपोर्ट करें आप आगे। और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। अभी हम इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जितने भी ICD हैं, रेल ऑपरेटर, टर्मिनल हैं, जितने भी सी पोर्ट्स हैं, उन सभी पे आपको जाके उनके ऑपरेशंस दिखाएंगे, कैसे वेसल से जो कंटेनर हैं वो कैसे उन्हें हैंडल करते हैं, कैसे उन्हें वेसल से उतार के वो पोर्ट में लाते हैं, CFS में ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस होता है, कैसे ओरिजिन में कोई भी शिपमेंट जैसे प्रोजेक्ट कार्गो है वो कैसे हैंडल होता है, वो सारे आपको इस वीडियो में आगे चल के मिलेंगे हमारे चैनल पे। हमारे चैनल में आपको जितनी भी इंटरनेशनल एक्सपोज होंगी रिगार्डिंग अवर लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, इंडियन कस्टम्स का जहाँ इन्वॉल्वमेंट है, उन सभी एक्सपो में हम लोग जाएंगे। पूरा एक्सपोजर हम आपको कवर करके इस चैनल पे देंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट में कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कोई भी डिटेल आपको मुझसे चाहिए हो AEO से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना भी मुझसे हेल्प होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।